हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम, हार्दिक इकबाल आप सबका। सॉरी मैं कल वीडियो नहीं दे पाया था। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए नहीं दे पाया था। आज भी तबीयत ख़राब है, आवाज़ से आप लोग को पता चल रहा होगा। लेकिन उस हालत में हूँ कि आप लोग को वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिए थे। थोड़ा सा और कुछ टॉपिक बचे हैं, उन्हें भी कवर कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं थीं जो बाकी थी, एक दो। जैसे पहला है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, देखो इसी नाम से ही हम लोग देखते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्सर्जित कर दे, ऊष्मा को त्याग दे, वही तो होता है वही तो होता है ऊष्माक्षेपी। मतलब जिन अभिक्रियाओं में, ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। आवाज समझ में? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस है मीथेन CH4। ठीक है, प्राकृतिक गैस क्या है? मीथेन CH4 है। इसको जब वायु के साथ दहन किया जाता है, अर्थात जलाया जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये भी H2O जल है। ठीक है, ये भी जल वाष्प है, गैस ही इसलिए लिखा गया है यहाँ पे। तो मीथेन को जब दहन किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो CO2 H2O गैसीय अवस्था में, और निकलता है ऊर्जा। मीन्स ये सब उत्पाद हैं, ये क्या है? अभिकारक हैं। जब ये CO2 H2O और प्लस क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। मीन्स जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ दहन किया गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और क्या निकला? ऊर्जा भी तो उत्पन्न हुआ। तो जब ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें उत्पाद में ऊर्जा भी अर्थात ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वही कहलाती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया ना? चलिए, अच्छी बात है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सेम इसी का उल्टा। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का त्याग करे। ऊष्माशोषी का मतलब क्या? जो ऊष्मा को अवशोषित करे। मतलब जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया में, जैसे उसमें वियोजन था, प्रकाशीय वियोजन था, और विद्युतीय वियोजन था। तो ये सब जो वियोजन हुए थे, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता हुई थी ना, मतलब ऊष्मा की आवश्यकता हुई थी उसमें वियोजन में। प्रकाश की वियोजन में प्रकाश की आवश्यकता पड़ी थी। विद्युत वियोजन में विद्युत की आवश्यकता पड़ी थी। तो वो सभी तीनों के तीनों जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया थी। ठीक है, ठीक है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे CaCO3 है, चूना पत्थर का सूत्र है ये, CaCO3। सॉरी, क्या लिखा गया है? यस। देखो, CaCO3 को जब ऊष्मा दिया जाता है, तो ये टूट जाता है CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है, और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CaCO3 को उत्पाद बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? ऊष्मा की। अर्थात इसे ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी ना, अर्थात ये ऊष्मा को अवशोषित किया।
ठीक है। तभी तो ये चूना पत्थर अर्थात बुझा बिना बुझा हुआ चूना और CO2 में टूटा, उत्पाद बनाया। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऊष्माक्षेपी में देखो ऊर्जा उत्पाद के साथ उत्पन्न हुआ था और ऊष्मा शोषी में उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी। तो इसमें ऊर्जा को उत्पन्न किया था, इसमें उस ऊर्जा को अर्थात ऊष्मा को ग्रहण किया था। दोनों में इतना डिफरेंस है। ऊष्माक्षेपी में उत्पन्न करता है और ऊष्मा शोषी में लेता है। अभिकारक क्या करता है, ग्रहण करता है, तब जाके उत्पाद का निर्माण करता है। आए समझ में ना। तो CaCO3 चूना पत्थर है और CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड जो है बुझा हुआ चूना है। इसको आप लोग नोट्स बनाइएगा तो लिख लीजिएगा। CaCO3 क्या है, चूना पत्थर है। ठीक है। और CaO क्या है, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। ठीक। अगला है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। अर्थात हमारे दैनिक जीवन में आप लोगों ने जो पढ़ा था उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, उनका प्रभाव क्या क्या पड़ता है यही जान लेते हैं। तो पहला है संक्षारण। क्या है, संक्षारण। संक्षारण का मतलब जानते हो, जो लोहे वोहे पे जंग लग जाता है वही होता है संक्षारण। ठीक है। मीन्स जब भी कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातुएं संक्षरित हो जाती हैं, वही कहलाता है संक्षारण। मीन्स जब कोई धातु आर्द्रता हो गया, वायु, पानी, अम्ल इन सब के संपर्क में आता है तो धातु क्या होते हैं, संक्षरित हो जाते हैं, संक्षारित हो जाते हैं, वही कहलाता है संक्षारण। जैसे आप लोग अभी समझेंगे, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जंग लग जाता है। लोहे पर जंग कब लगता है, जब वह नमी के संपर्क में आता है या आर्द्रता के संपर्क में आता है, तभी तो जंग लगता है। तो लोहे पर जंग लगना भी क्या है, संक्षारण है। चांदी पर काली परत चढ़ जाना, ये भी क्या है, संक्षारण है। तांबे पर हरी परत चढ़ जाना, ये भी क्या है, संक्षारण है। मतलब ये सब जो ये सब क्रियाएं होती हैं, लोहे का जंग लगना, चांदी पर काली परत लग जाना, तांबे पर हरी परत लग जाना, ये सब कब होती हैं, जब वह आर्द्रता हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया, अम्ल इन सब के संपर्क में आते हैं। तो जब धातु कोई भी धातु हो आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल के संपर्क में आते हैं तो धातुएं क्या होती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। और संक्षरण से बचने के लिए क्या किया जाता है, पेंट लगा दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग घर पे जो भी खिड़की होंगे, दरवाजे होंगे, उन सबको पेंट कर दिया जाता है। पेंट क्यों किया कर दिया जाता है, ताकि उस पर जंग ना लगे। ठीक। या ग्रीस भी लगा दिए जाते हैं, कुछ ऑयल भी लगा दिए जाते हैं अर्थात तेल, ताकि वह संक्षरण से बचे रहें। समझ में आया ना। चलिए अगला क्या है उपचयन का, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब जानते हो, जो खाना, भोजन या खाद्य पदार्थ होती हैं जब खराब हो जाती हैं, खराब वही जो भोजन, जो खाद्य पदार्थ हैं जो खराब हो जाती हैं, खाने की योग्य नहीं रहती हैं, उनका स्वाद या उनका गंध बदल जाता है, वही कहलाता है विकृत गंधिता। आप लोग गर्मी के मौसम में देखे होंगे, दाल वाल खराब, दाल शाम तक खराब हो जाते हैं, उसमें से अजीब प्रकार की गंध आने लगती है, स्वाद भी उसका बदल जाता है, वही होता है विकृत गंधिता। ठीक है। अर्थात क्या है, वसा युक्त तैलीय पदार्थ, वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आते हैं वह उपचयित हो जाते हैं। उपचयित का मतलब जानते हो, उसमें ऑक्सीजन आ जाते हैं, जिससे उसका स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाता है, वही कहलाता है विकृत गंधिता। अर्थात खाद्य पदार्थों का खराब होना, खाद्य पदार्थों का स्वाद और गंध में परिवर्तन होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है। वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उसका स्वाद और गंध में होने वाले परिवर्तन को ही विकृत गंधिता कहते हैं। अब विकृत गंधिता को बचाने के लिए क्या किया जाता है, जैसे आप लोग देखे होंगे जो चिप्स का पैकेट आता है, ठीक है, चिप्स का पैकेट जो आता है उसमें चिप्स बहुत थोड़ा सा रहता है, लेकिन पूरा का पूरा पैकेट जो है वायु से भरा रहता है।
गैस से भरे होते हैं। वो क्या होता है? वो जो गैस होता है नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस जो है विकृत गंधिता होने से बचाता है, अर्थात उसके अंदर वो ऑक्सीजन को घुसने नहीं देता है। तो नाइट्रोजन गैस के द्वारा भी खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है और ठंडा करके बचाया जा सकता है। जैसे कुछ लोग कुछ खाद्य पदार्थ फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में रखने से क्या होता है, जो विकृत गंधिता होता है वो थोड़ा बहुत बहुत स्लो हो जाता है, दोगुना स्लो हो जाता है, धीरे धीरे होता है। ख़राब हो सकता है लेकिन जो ख़राब होने की दर होती है वह बहुत कम हो जाती है। तो विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर दिया जाता है या फिर भोजन को या खाद्य पदार्थों को ठंडा कर दिया जाता है। ठंडे स्थानों पर रखने से भी बचाया जा सकता है। तो आप लोग का लेसन जो है फाइनली यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग को पूरा का पूरा लेसन समझ में आया होगा। और हाँ, आप लोग को जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं इसका नोट से यही बना लीजिएगा। जितनी भी चीज़ें बताए हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यहीं से अगर इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो इन्हीं सब चीज़ों से मिल जाएगा। अब पूरा का पूरा लेसन भी पूरे के पूरे टॉपिक कवर भी कर लिए गए हैं। आप लोग के एक भी टॉपिक छूटे नहीं हैं। आप लोग किताब में देख लीजिएगा, पूरे के पूरे टॉपिक जो है कवर कर लिए गए हैं। हाँ, कुछ लोगों ने मेरे पास कमेंट किए थे, मैसेज किए थे कि सर वो जो रासायनिक समीकरण जो था उसका संतुलन बता दीजिए। तो ठीक है, मैं आप लोग को उसका संतुलन बता देता हूँ। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें बताऊँगा। अब इस थ्योरेटिकल में नहीं बताऊँगा, उसको न्यूमेरिकल बताता हूँ, एक अलग से वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय हिंद।